bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। देश भर में त्योहारों का सीज़न यानी मौसम चल रहा है और हर जगह त्योहारों की तैयारी की जा रही है। शहर बेलगाम के तमाम सड़कें, तमाम शाहराहें और तमाम बाज़ार लोगों के हुजूम से भरा पड़ा है। तो त्योहारों की तैयारी के लिए लोग बाज़ार में उमड़ पड़े हैं और तमाम त्योहारों को पुरकशिश बनाने के लिए बेलगाम के तमाम सड़कें अवाम से भरी पड़ी हैं। मारुति गली, गणपत गली, किर्लोस्कर रोड, इसके अलावा मोटरसाइकिल्स, बाइक और 4 व्हीलर्स भी आपको बाजार में नजर आएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक तरह से जाम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बेइंतहा परेशानी हो रही है। ईद मिलाद के जुलूस की तैयारियां भी बड़े जोरों शोर से बेलगाम में शुरू हो गई हैं और हर गली, हर मोहल्ले में इस जश्न को मनाने की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं। बेलगाम शहर के हर मोहल्ले, हर गली में भी ईद मिलाद की तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं और बेलगाम का हर नौजवान इस काम में लगा हुआ है। ईद मिलाद का जुलूस और गणपति का विसर्जन एक ही दिन आ रहा था, जिसकी वजह से बेलगाम शहर में एक तनाव महसूस किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई तनाव नहीं है क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग बहुत ही भाईचारे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे से हमेशा ताउन करते हैं। यही ताउन का नतीजा ये हुआ कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर और नॉर्थ एमएलए जनाब आसिफ सेठ ने मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक मीटिंग तलब की। इसमें यह फैसला लिया गया कि मिलादुल नबी का जुलूस 2 दिन बाद किया जाएगा। अगर गणपति का विसर्जन 29 सितंबर को हो रहा है तो हम मिलादुल नबी का जुलूस 1 अक्टूबर को करेंगे और जनाब आसिफ सेठ के इस तारीखी फैसले पर तमाम लोग बेइंतहा खुश हुए और गैर मज़ाहिब के लोग भी इनके फैसले से बहुत ही मुतमईन हुए। उन्होंने ये कहा कि आसिफ राजू सेठ का फैसला एक तारीखी फैसला है और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से हमेशा इसी तरह के ताउन को बरकरार रखते हुए बेलगाम शहर में शांति और अमन कायम करने की कोशिश करें। 28 सप्टेंबर रोजी होणारी ईद ए मिलादची मिरवणूक आता बेळगाव शहरामध्ये 1 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे। गणेश विसर्जन 28 सप्टेंबर रोजी असल्याने 2 दिवस ईद ए मिलादची मिरवणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय बेळगावच्या मुस्लिम समाजाने घेतलेला आहे। एकूणच धार्मिक सलोखा बेळगाव शहरामध्ये आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। यासोबत आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत बेळगाव उत्तरचे आमदार आणि अंजुमन कमिटीचे अध्यक्ष राजू सेठ साहेब। सर, सांगा की नेमका काय निर्णय झालेला आहे कमिटीमध्ये? काल सोमवारी संध्याकाळी अंजुमन इस्लाममध्ये एक मीटिंग झाली अंजुमनचे हॉलमध्ये। त्याच्यामध्ये आमचे उलमा इकराम ग्रुप, आमचे सीरत कमिटीचे अध्यक्ष आणि मेंबर आणि सगळेच जमातीचे अध्यक्ष होते। तर त्या मीटिंगमध्ये हे निर्णय घेतला गेला की सीरत कमिटीकडून की जे 28 तारखेला आमची ईद ए मिलादची जुलूस होते ते पुढं घालून 1 तारखेला केलेली आहे आणि जे पण धार्मिक आमचे नमाज वगैरे आहेत ते त्याविषयी मस्जिदमध्ये आणि आपल्या आपल्या घरी मस्जिदमध्ये आणि आपल्या आपल्या ठिकाणी प्रतिवर्ष तिथं होतं तसं होईल। सगळ्यांना मी गणेश चतुर्थी शुभेच्छा देतो और ईद मिलाद जो आ रही है उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। और आमचा जे देश आहे हे ह्या देशामध्ये वेगवेगळे धर्म आहेत, वेगवेगळे कास्ट आहेत, वेगवेगळे भाषिक आहेत। आम्ही सगळे मिळून एक दुसऱ्याचं समजून एक दुसऱ्याला त्रास न व्हावं आम्ही पुढं चालावं हे आम्ही अंजुमन इस्लाम सीरत कमिटी आणि आमचे जे गुरु आहेत, उलमा इकराम आहेत, त्यांनी बघून प्रत्येक वेळी ज्यावेळी कोविड पण होता त्यावेळी पण काय काय निर्णय घेतले होते, पुढं पण त्याच्यानंतर पण घेतले, आज पण काल पण घेतलेलं आहे आणि पुढं पण असंच होत आहे। हे सगळे मिळून एकत्र राहून आमच्या देशाला एक जगात मोठा देश बनून हमारे वतन को दुनिया में सबसे बड़ा देश करके हम आगे बढ़ेंगे। सब मिलके हमारे देश को आगे लेके बढ़ेंगे और सब धर्म अपने अपने धर्म आप खुद पालते हैं, दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। वही मान्यता है और वही हमारी समझ है और वही हम लेके चलेंगे।
जनाब आसिफ राजू सेठ की तारीख के फैसले पर सेंट्रल पब्लिक गणेश उत्सव महामंडल की जानिब से वर्किंग कमेटी के सदर श्री रंजीत चौहान पाटिल ने तमाम मुस्लिम रहनुमाओं का शुक्र अदा किया। अब आसिफ राजू सेठ के इस फैसले को तहे दिल से उनका शुक्र अदा किया। बेळगाव मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाच्या वतीनं आता 2 दिवसापूर्वी मुस्लिम समाजानं अनंत चतुर्थी आणखी ईद मिलादची मिरवणूक ही एकाच दिवशी आल्यानंतर ती 3 वाजेपर्यंत होते असं आमची समजूत होती, पण त्या मुस्लिम समाजाच्या पुढाऱ्यांनी आसिफ सेठ असतील, मुजबल डोंगे असतील आणि इतर त्यांच्या समाज बांधवांनी एक मीटिंग घेऊन अगदी व्यवस्थित आणि कशालाही घाई गडबडी होऊ नये म्हणून 1 तारखेला त्यांची मिरवणूक ठेवल्याबद्दल समस्त गणेश महामंडळाच्या वतीनं त्याचप्रमाणे हिंदू कम्युनिटीच्या वतीनं शहर देवस्थान मंडळाच्या वतीनं मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुस्लिम समाजाचे मी आभार मानतो। आप देख रहे हैं आजकल शहर बेलगाम की सड़कों पे बेइंतहा हुजूम है। हर एक के पास बाइक है, हर एक के पास मोटरसाइकिल है, हर एक के पास 4 व्हीलर्स है, जिसकी वजह से सड़कें छोटी हो गई हैं और अवाम की तादाद ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा कमसीन बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो अपने भाई या अपने वालिद की मोटरसाइकिल या बाइक लेकर सड़क पर चल निकलते हैं, जिसकी वजह से दूसरी सवारियों को बेइंतहा तकलीफ होती है और हमेशा उन बच्चों को बचाने की भी कोशिश करते हैं और उन्हें सवारी का कोई तजुर्बा भी नहीं होता और ना ही उनके पास कोई लाइसेंस होता है। बेलगाम के ट्रैफिक और कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जो भी कमसीन लड़के या लड़कियां अपने वालिद या अपने भाइयों की बाइक लेकर सड़क पर आ जाते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा और दोबारा अगर इस गलती को दोहराया जाएगा तो उसका जुर्माना इससे भी ज़्यादा होने की अमकानात है। हम तमाम वालिदैन से इस बात की गुजारिश करते हैं कि अपने कमसीन बच्चों को जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो अपनी बाइक या मोटरसाइकिल उन्हें न दे तो सबके लिए बेहतर होगा। आप देख रहे हैं बात करते हैं उस खबर की जिसकी वजह से लोगों में नफरत पैदा की गई है। इस नफरत की काश्तकारी तकरीबन 9 साल से चल रही है। इतना इजाफा हो गया है कि हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिए हैं और इस काश्तकारी के किसान है गोदी मीडिया के वो एंकर जो हमेशा अपने डिबेट में ऐसी डिबेट करते हैं जहां पे सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं होता। मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने अपना एक नया सा गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम है इंडिया। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, जिसकी वजह से आजकल बीजेपी पार्टी में एक हलचल सी मच गई है और उस इंडिया के नाम से वो बेइंतहा परेशान। हाल ही में हुए 13 दिसंबर को श्री शरद पवार के दिल्ली के घर में उन्होंने एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक कदम है गोदी मीडिया के एंकर के खिलाफ। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अपोजिशन पार्टी के इंडिया कोई भी लीडर कोई भी तर्जुमान उनके डिबेट में शरीक नहीं होगा, जिसकी वजह से गोदी मीडिया में एक हलचल सी मच गई है और उसके फौरन बाद ये तमाम अपोजिशन पार्टीज के लीडरों ने इस बात का फैसला किया है कि ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स को बैन किया जाए जिसमें सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं होता। 2014 के बाद मुल्क में इस तरह से नफरत फैलाई गई है कि हम एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह बात थी। एक तरह से यहाँ पे हिटलर का निज़ाम नाफिज किया गया था और हिटलर के ज़माने में भी यही किया गया था। अगर किसी हुकूमत के अवाम को अपने बस में करना है तो सबसे पहले आप मीडिया को अपने कब्जे में कर लें और यही हाल 2014 के बाद इंडिया का भी हो रहा है, जहां पे गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक गई है। इंडिया का नाम तब्दील करने की बेइंतहा कोशिश की जा रही है और रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से अब भारत को जाना जाएगा। ऐसे कई बातें हो रही हैं जिसकी वजह से भारत की तमाम अवाम बेइंतहा परेशान है। आप भारत कहें, हिंदुस्तान कहे या इंडिया कहे, न तोड़ की दाल की कीमतों में कुछ कमी होगी, गैस सिलेंडर में, ना ही पेट्रोल में और ना ही बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। इस तरह की बातें करने से देश का विकास नहीं होता और देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। बीजेपी का IT सेल का यही ख्याल है कि इस तरह की बातों में अवाम को, जनता को उलझा कर रखे ताकि वो हुकूमत के नाकामियों पे अपनी नज़र ना डालें। तमाम अवाम, तमाम जनता क्रिकेट के मैचेस में, टीवी शोज में मसरूफ रहे और हुकूमत की नाकामियों पे कभी वो ध्यान ना दे। जिन एंकर्स को इंडिया ने बैन कर रखा है उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लिया, करिश देवगन,
चित्रा त्रिपाठी, त्यागी, अमन चौहान सिन्हा और सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटका हुकूमत के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर श्री खरगे ने एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की है। सुधीर चौधरी ने कर्नाटका की एक स्कीम जिसका नाम सारथी स्कीम है, जिसमें बहुत इस वक्त फायदा पहुंच रहा है, लेकिन सुधीर चौधरी ने इस बात को गलत बताते हुए कहा कि इसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को ही हो रहा है, जिसकी वजह से श्री खरगे ने उनके खिलाफ एक गैर जमानती एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी वजह से सुधीर चौधरी इस वक्त बेइंतहा परेशान है। कभी जी न्यूज में काम किया करते थे। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र, जिन पे कई करोड़ों का कर्जा था, लेकिन हुकूमत ने उनके कर्जे को माफ कर दिया था। सुधीर चौधरी एक रैंसम केस में 6 माह की तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। एक इंटरव्यू में श्रीमती स्मृति ईरानी ने उन्हें बुरी तरह से बेइज्जत किया था। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।